नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम इस हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। इस हफ्ते के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और भारतीय आदिवासी संस्कृति की मनमोहक प्रस्तुतियों से भी रूबरू करवाएंगे। साथ ही इस विशेष प्रोग्राम में होगी कई प्रेरणादायक खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विशेष कार्यक्रम। इस हफ्ते देश के उन जवानों ने फन ऐसा दिखलाया, अरे पत्थर की औकात क्या फौलाद को पिघलाया। जी हां, देश के वीर जवान जो देश की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि देश के इन वीर जवानों को उच्च गुणवत्ता के हथियार मिले, जिससे वो देश की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़े। इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने जोधपुर में तरंग शक्ति सैन्य युद्धाभ्यास किया और इसी तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के अंतर्गत डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। इसी डिफेंस एक्सपो में भारतीय वायुसेना ने अपने ही देश में बने रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया। इन रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन देखिए इस खास रिपोर्ट में। एयरफोर्स के सेवानिवृत्त अधिकारी ने रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप की शुरुआत करते हुए विश्वविद्यालय के साथ मेक इन इंडिया के तहत एक एंटी एयरक्राफ्ट सिमुलेटर बनाया है, जो कि विदेशी लागत से आधी कीमत पर है। पिछले कई दशकों से भारत एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बाहर के देशों से खरीदता है, जिसकी लागत बहुत अधिक है। विंग कमांडर जय कुमार ने बताया कि इस सिमुलेटर का नाम क्यूट रखा गया है। यह 100% भारतीय उत्पाद है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिमुलेटर का डिजाइनर कम मैन्युफैक्चरर हूँ। मेरे साथ OEMs इसमें काम कर रहे हैं। इसका खासियत यह है, ये टोटली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। और ये अपना इंडियन एयरफोर्स के लिए हमने बनाया था, एक यूनिवर्सिटी के साथ, पेरियार मणि में यूनिवर्सिटी के साथ और साथ MSME के साथ। अभी जो आप देख रहे हैं ये वर्जन 4 है। ये ओरिजिनल रशियन से आया है, लेकिन सिमुलेटर इंडिया ने अपना खुद बनाया। ये आधुनिक इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं और इसका नाम क्यूट है। अभी ये कंपोजिट है, कॉम्पैक्ट है और यूनिवर्सल ट्रेनिंग इक्विपमेंट। एक ही सिमुलेटर में हम 3-4 तरीके के ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है मेक इन इंडिया का सक्सेस का, आत्मनिर्भरता का है, जिसमें कोई चीज नहीं है फॉरेन का। और कॉस्ट डिफरेंस जो बोलते हैं, पूरा फौज अगर ये लेगा thousands of crores बचेगा अपने देश का। तो ये हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है और अपना देश के लिए और आत्मनिर्भर के लिए। इस एक्सपो में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO ने भी हिस्सा लिया। बेंगलोर DRDO ने यहां रक्षा क्षेत्र में लड़ाकू वायुयानों में कार्य करने वाले उत्पादों को दर्शाया। बेंगलोर DRDO की डिफेंस मैकेनिकल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा भारत के दक्षिणी राज्य केरल के समुद्री किनारे पर पाई जाने वाली मिट्टी से टाइटेनियम स्पंज को लेबोरेटरी में मिट्टी से अलग कर बड़ी मात्रा में एकत्रित कर उससे उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, जो न सिर्फ भारतीय वायुसेना को हस्तांतरित की जा रही है, बल्कि विदेशी वायुसेना को भी उत्पादों को निर्यात किया जा रहा है। इन उत्पादों को निर्यात करने में भारत विश्व का 5वां देश बन चुका है। This is another metal that is called nickel based superalloy. Okay, if you can see, this is directionally solidified. This is the single crystal. Okay, this nickel alloy mostly used in aero engine, especially at turbine region as well as combustion regions, because it has the capability of withstanding high temperatures. These nickel components such as vanes, blades are used in our aircraft. This is the another component called jet fuel stator, which is it's a component, rotating stator component as well as rotor components made up of titanium alloy, and it is used in Kaveri engine. Similarly, this is the another component called compression. It's made up of alpha titanium alloy, near alpha titanium alloy. It's forged, machined, heat treated
Then it is used. This compressor blade is used in Jaguar aircraft, Adore engine. Then we are also found a technology to manufacture this foams, nickel-based aluminum. You can feel it. You see the light, how light it is. Lightweight. These foams are used for shock resistance because it has a capability of absorbing shock waves, impact waves. 3 दिनों तक चली प्रदर्शनी में रक्षा क्षेत्र में सरकारी संस्थाओं के साथ निजी और कई स्टार्टअप ने भी हिस्सा लिया। इसमें निजी कंपनी द्वारा सर्विलेंस ड्रोन का निर्माण किया गया है, जो कि अपने आप में नया इनोवेशन है। भारतीय वायुसेना को सर्विलांस के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन इस रोबोटिक ऑटोमेटिक सर्विलांस ड्रोन के माध्यम से कम खर्चे और खतरे के साथ लंबी दूरी के साथ सर्विलांस की जा सकती है। यह जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के उपयोग में लाया जा सकता है। ये 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्षमता रखता है। इसको निर्माण करने वाली कंपनी से आने वाले रोहन बताते हैं कि इसे किसी तरह के रनवे की आवश्यकता नहीं रहती है। ये 7 घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है। तो बेसिकली सर ये है फिक्स विंग हाइब्रिड वीटॉल। ये यूज होता है हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस के लिए। तो अभी तक आईएएफ यूज करती थी हेलीकॉप्टर, आइदर चॉपर, जिसका साउंड प्रोफाइल ज्यादा रहता है, इसका काफी लो रहता है, ये रेडार में इतना डिटेक्ट नहीं होता और ये इसको रनवे की नीड नहीं रहती है। ये वर्टिकली टेक ऑफ करता है यूजिंग दिस 4 बैटरी ऑपरेटेड मोटर्स। आफ्टर ए सर्टेन एल्टीट्यूड ये क्रूज करता है यूजिंग एन आईसी इंजन। पेट्रोल इंजन से ये क्रूज करता है। इट्स एंड्योरेंस इज अप टू 7 आवर्स, सो इट कैन टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली विदाउट एनी नीड ऑफ ए रनवे। भारत की रक्षा क्षेत्र में अब न केवल विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो रही है, बल्कि अपनी तकनीक व रक्षा उपकरणों को विदेशों में निर्यात करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। मूर्तिकला जो हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत की परिचायक है। मूर्तिकला जो समय, काल और परिस्थितियों को जीवंत कर देती है। ऐसे ही जयपुर के एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार है भुवनेश जैमिनी, जिन्होंने कई देवी देवताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां बनाई है और अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं भुवनेश जैमिनी से। भारतीय उपमहाद्वीप पर मूर्तिकला कलात्मक अभिव्यक्ति का पसंदीदा माध्यम है। भारतीय मूर्तिकला के सौंदर्य और जीवंतता को बनाए रखने में कई मूर्तिकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्हीं में से एक है जयपुर के मूर्तिकार भुवनेश जैमिनी। परंपरागत शैली से ये हमारा मूर्तिकला का बिजनेस चलता आ रहा है, जिसमें मेरे पिताजी एक सिद्धत मूर्तिकार हैं और अभी भी मूर्तियाँ अनवरत बना रहे हैं। वैसे ही मुझे देखते देखते और ऐसा शौक़ लगा और देखते देखते मैं सीखता गया। कुछ मैंने मूर्तियाँ बनाते बनाते तोड़ भी डाली। इसी से मेरा जीवन में कला धीरे धीरे निरंतर आती गई। फिर उसके बाद में जब 7th क्लास में मैं जब आया तो मुझे ड्राइंग, पेंसिल से ड्राइंग बनाने का बेसिक नॉलेज वहाँ से मैंने प्राप्त की और उसी के साथ साथ मुझे धीरे धीरे कला में इंटरेस्ट आता गया और मैंने उसमें अपनी स्टडी पढ़ाई की। स्कूल ऑफ आर्ट से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया। मैं हर मीडियम में मूर्तियाँ बनाता हूँ। मिट्टी से लेके बेस मिट्टी रहता है, उसके साथ साथ मूर्तिकला में मिट्टी, फाइबर, पीओपी, मेटल और सीमेंट और पत्थर में भी अलग तरीके के मार्बल्स होते हैं, जो सभी में अपना काम होता है। भुवनेश ने कई प्रसिद्ध हस्तियों की मूर्तियां बनाई हैं, जिनमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई,
बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमाएं शामिल है। भुवनेश ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गुजरात की कामधेनु यूनिवर्सिटी जूनागढ़ के गेट पर माता सरस्वती सहित 15 स्वतंत्रता सेनानियों के मूर्ति शिल्प बनाकर आजादी के अमृत महोत्सव को साकार किया। साथ ही जेमिनी ने भगवान की मूर्तियां भी बनाई हैं। ये कलाकृतियां दुनिया भर के कला प्रेमियों के दिल को छू लेती है। शुरू से इस कला के क्षेत्र में हमारी रुचि जो है बहुत अच्छी रही है और उसी रुचि को ये बचपन में भुवनेश जो है वो देखता रहता था और देखते देखते इसमें इतनी रुचि हो गई कि हमने सोचा कि भाई इस क्षेत्र में इसकी रुचि है तो इसको क्यों न हम स्कूल ऑफ आर्ट में इसका एडमिशन करवाएं। उसके बावजूद इसने इतनी प्रोग्रेस की, पाश्चात्य शैली की मूर्तियाँ, वैष्णव शैली की मूर्तियाँ, फौजियों की मॉडल, ये सब इसने बनाए। तो हमने देखा कि तो बहुत अच्छे अवार्ड भी बहुत मिले हैं इसको, इसीलिए हम तो बहुत खुश हैं। ये आगे भगवान की कृपा से बहुत तरक्की करे, बहुत उन्नति पे जाए। इनके द्वारा बनाए गए गोट स्कल्पचर को इटालियन म्यूजियम में, मेटल पर रचना को नीदरलैंड में व कई मूर्तियों को यूएसए व पटना विश्वविद्यालय में सुसज्जित किया गया है। भुवनेश बताते हैं कि किसी भी मूर्ति को बनाने के लिए बेस मिट्टी का ही उपयोग में लेते हैं, जिससे मूर्ति में आसानी से आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जा सकता है। उसके बाद मेटल, मार्बल, पीओपी, सीमेंट का उपयोग कर मूर्ति बनाई जाती है। समय के अनुसार जो चल रही मूर्ति कला है उसको हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं और सिखाते हैं कि नई समय के साथ जो नई कला है उसमें आप किस तरह से काम करेंगे तो आपका जो रोज़गार है, आर्ट है, वो सब बढ़ेगा आगे। इसी के साथ नवीनता को लेके हम बच्चों को सिखाते हैं। इसमें बहुत स्कोप है। इसमें सम्मान के साथ साथ आपकी कला और आपको व्यापार भी मिलता है, रोजगार भी मिलता है और एक सम्मान भी मिलता है। भुवनेश के मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए भुवनेश को ललित कला अकादमी अवार्ड, सवाई जगत सिंह अवार्ड सहित कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। जयपुर से दूरदर्शन समाचार के लिए हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट। कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। जी हां, इसी कहावत को पूरे तरीके से चरितार्थ किया है डीडवाना के मदन मोहन दाधीच ने। दाधीच ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अनूठी पहल की है। उन्होंने अपने पूरे घर को ट्री हाउस में बदल दिया है। जी हां, उन्होंने अपने पूरे घर में करीबन 5000 से ज्यादा पौधों का पौधारोपण किया है। आसपास के लोग भी दाधीच की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित हो रहे हैं। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में मदन मोहन दाधीच की इस पहल को। डीडवाना के कोट मोहला क्षेत्र के निवासी मदन दाधीच को क्षेत्र में ट्री मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसकी वजह भी जान लीजिए। मात्र 1900 स्क्वायर फीट के अपने इस घर में मदन मोहन दाधीच ने करीबन 5000 से ज्यादा पौधों का हरा भरा गार्डन विकसित किया है। यही नहीं, उन्होंने पौधों के रूप में हिंदू संस्कृति के प्रतीकों को भी उकेर कर लोगों को धर्म और आध्यात्मिकता का संदेश भी दिया है। ये मेरा मकान पाड़ा माता मंदिर कोट मोहल्ला कोट गेट के अंदर बना हुआ है। 1900 स्क्वायर फीट जगह है, लगभग 1900 स्क्वायर फीट है। उसमें मैंने हर तरह की सब्जी, पेड़ पौधे सारे लगाए हैं। ये प्रधानमंत्री की एक योजना, एक पेड़ माँ के नाम, और भजनलाल जी के एक हर पेड़ हर घर पेड़, ये ऐसी योजना सरकार की है। 1900 स्क्वायर फीट में मैंने 5400 पौधे लगाए हैं। 1400 गमले लगे हुए हैं। उसके अंदर अलग अलग तरह के 10-10, 15-15 हर पेड़ पौधे में आप देख पाएंगे। मेरे परिवार के करीब 7-8 लोग हम परिवार में सदस्य हैं, जो सभी 3 साल से लेके मेरे पिताजी जो 94 साल के हैं, हम सब अपनी सेवाएं इस परिवार के तरह पेड़ पौधों को मानकर हमेशा करते हैं। इसमें मैंने जो पेड़ पौधे आकृति ऊपर छत पे बनाई है या गैलरी में बनाई है, उसमें शिवलिंग, सोलर मातृका, सूर्य, चंद्रमा, स्वस्तिक, ओम, त्रिशूल और ये है। इसमें बील पत्र भी पौधे में लगे हुए हैं। कई पौधे ऐसे हैं जो हमारे धार्मिक आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं।
डीडवाना के पाढ़ाई माता मंदिर के पास रहने वाले सुंदरलाल बेहड़ और मदन मोहन दाधीच का मकान है। इस मकान को क्षेत्र के लोग ट्री हाउस के नाम से जानते हैं, क्योंकि पूरे मकान में जहां भी आपकी नजर जाएगी, चाहे वो गलियारा हो, बालकनी हो, बरामदा हो या फिर छत हो, आपको हर जगह केवल पौधे ही पौधे नजर आएंगे। ये प्लांटेशन किसी गार्डन में नहीं बल्कि एक मकान में किया गया है। मात्र 1900 स्क्वायर फीट के इस मकान में मदन मोहन दाधीच ने अपनी कड़ी मेहनत से करीबन 5000 से ज्यादा पौधे लगाने का कमाल कर दिखाया। मदन मोहन दाधीच पिछले 25 सालों से लगातार पौधारोपण कर रहे हैं और अपने इस ट्री हाउस में उन्होंने विभिन्न किस्म के पौधे, फ्लावर और बेलें लगाई हैं। वहीं घर में ही वे सब्जियां भी उगाने लगे हैं, जिनका उपयोग अपने घर के भोजन में करते हैं। इन पौधों की देखभाल घर के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। घर के 3 साल के बच्चे से लेकर 94 साल के बुजुर्ग सुंदरलाल बेहड़ भी पौधों की देखभाल अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही करते हैं। ये परिवार लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित भी करता है और इसके लिए उन्होंने धार्मिक प्रतीकों को पौधारोपण का एक जरिया बनाया है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण के लिए प्रेरित हो। इसके लिए मदन मोहन दाधीच ने हिंदू संस्कृति के प्रतीक त्रिशूल, ओम, स्वास्तिक, नवग्रह, 16 मातृका, शिवलिंग, सूर्य और चंद्रमा जैसी आकृतियां पौधों से ही उकेरी है। हर इंसान के लिए इसकी जो डालियां हैं वो हमारे पेड़ पौधों में काम आती है, स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक है। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे बेलपत्र है, शिव पर चढ़ाया जाता है। जैसे आंवला है, ये औषधि है, वो हम लोग घर में खाते भी हैं। तो हर कोई चीज भी गाछ अगर है तो उसका महत्व जरूर है। मैं तो ये जानता हूँ कि पर्यावरण के बराबर, ऊर्जा के बराबर और कोई पुण्य नहीं है। जितनी सेवा करे उतनी कम है। हमारे घर में फ्लावर है, सब्जियों के पौधे हैं, तुलसा है, अजवाइन है। इन सबको हम बीज पौधा खाद डालते हैं, देख रेख करते हैं। सुबह शाम पूरा परिवार देख रेख करता है। सुबह दादाजी, मम्मी जी करते हैं, शाम को हम चले जाते हैं छत पर। सब पौधों की अच्छी से देखभाल करते हैं और उनका धूप से बचाव करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लंबे समय से प्रयासरत है। इसके लिए समय समय पर पौधारोपण अभियान भी चलाए जाते हैं। ऐसे में मदन दाधीच और उनका परिवार सबके लिए एक मिसाल माना जा सकता है, जो आज के दौर में भागती दौड़ती जिंदगी में पर्यावरण संरक्षण को अपना मकसद बनाए हुए हैं। डीडवाना से दूरदर्शन समाचार के लिए शफीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जयपुर की कलानेरी आर्ट गैलरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रेरणा पुरुष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के छायाकार और लेखक महेश स्वामी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को छाया चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। आइए इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लिखित मेरे प्रेरक लेखों पर आधारित वैसे तो यह 21वीं कला प्रदर्शनी है, मगर आज से 18 साल पहले 2006 में मेरे MNIT के स्टूडेंट के साथ यह कला प्रदर्शनियों का कारवां जवाहर कला केंद्र से मैंने शुरू किया था। इस प्रदर्शनियों में मुख्यतः एक्लिक पंडित जसराज के छायाचित्रों पर आधारित कला प्रदर्शनी, साक्षात्कार, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट पर आधारित प्रदर्शनी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट, और उसके बाद सतत यात्रा, निखार, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रकृति के रंग, कल्पना लोक, क्वार्टर नंबर F44 और इसी तरह से सोशल मीडिया पर कलात्मक एग्जीबिशन, फेसबुक वॉल एग्जीबिशन, कैमरे से कलम तक, 1 और 11 और स्क्रीन पर साहित्य जैसी चर्चित कला प्रदर्शनियां रही हैं। मैंने अपने जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक 360 डिग्री और इतना आत्मविश्वास और प्रभावशाली वक्ता के तौर पर पाया है, और शायद इसके पीछे उनका कर्मठ
और संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, जिसके तहत वो इतनी रचनात्मकता के स्वामी बन पाए हैं। तो मैंने उनके विभिन्न पक्षों को अपनी कलम के द्वारा, अपनी रचनात्मकता के द्वारा, अपने कहन कला के अंदाज के द्वारा उभारने की कोशिश की है। मुझे लगता है युवा जब एक एक इन लेखों को पढ़ेगा तो निश्चित ही उनको नरेंद्र मोदी जी के प्रेरक ऊर्जा का तो एहसास होगा ही होगा, साथ में वो गौरवान्वित महसूस कर पाएंगे कि ऐसा नेता जो जनमानस के मन में बसते हुए उनको एक नई स्फूर्ति, नई आनंद और नई आशा और आकांक्षाओं को पूरा करता है, वो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए तो अब आपको रूबरू करवाते हैं राजस्थान की लोक कला संस्कृति से। मेवाड़ में इन दिनों गवरी लोक नाट्य नृत्य की प्रस्तुति आदिवासी समाज के द्वारा दी जा रही है। काफी मनमोहक प्रस्तुतियां इस समाज के द्वारा दी जा रही है। आइए देखते हैं गवरी लोक नाट्य नृत्य को। मेवाड़ के मानसून सीजन में आदिवासी समाज की ओर से गवरी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी जाती है। मेवाड़ के धार्मिक महोत्सव के तहत आदिवासी समाज में गवरी का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। ये वर्षा ऋतु के दौरान 40 दिनों तक नित्य नाटिका के रूप में मनाया जाता है। इसकी कहानी भगवान शंकर और माता पार्वती जी पर केंद्रित है। ये अनुष्ठान रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। इस साल ये उत्सव 20 अगस्त से शुरू हुआ था। ये जो गवरी नृत्य का मंचन हो रहा है आज, हमारी राजस्थान की जो आदिवासी कला और संस्कृति है उसके दिग्दर्शन के रूप में हो रहा है। और हमारे आदिवासी समुदाय में भगवान शंकर और माँ पार्वती के प्रति जो अगाध आस्था है, जो श्रद्धा है, उसका ये अभिव्यक्ति जो है आदिवासी कलाकार इस रूप में करते हैं। और हमारा जो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है विगत 9 वर्षों से गवरी नृत्य नाटिका का मंचन कर रहा है। इस वर्ष भी हम 6 अलग अलग गांवों के जो हमारे कलाकार हैं उनको हमने आमंत्रित किया है और 3 अलग अलग स्थानों पर आज यहाँ कल और आज यहाँ लोक कला मंडल में हो रहा है। 19-20 को हमारे सहेलियों की बाड़ी में होगा, फिर फतेह सागर की पाल पर होगा। तो अलग अलग गांवों के जो कलाकार हैं उनके जो प्रतिभा है उनको आगे लाने के लिए और उनकी कला और संस्कृति को आम जन से रूबरू कराने के लिए इस तरह की ये गतिविधियां TRI निरंतर रूप से कर रहा है। ग्रामीणों की ओर से गांव के भूपा, जिन्हें पुजारी भी कहा जाता है, इस उत्सव को आयोजित करने के लिए देवी माँ से पाती मांगते हैं। ये अनुमति देवी माँ खुद पुष्प उतार कर या पाती देकर करती है। आमतौर पर किसी गांव में 3 या 4 साल में एक बार इसकी अनुमति मिलती है, जब देवी भक्तों को भूपा के माध्यम से गवरी मनाने का आशीर्वाद देती है तो गवरी की शुरुआत होती है। मेवाड़ प्रदेश उत्सवों का प्रदेश है। यहाँ कई परंपराएं हैं जो बहुत उमंग से मनाई जाती हैं। इनमें से एक बहुत ही अनूठी परंपरा है जो कि एक अपने आप में आध्यात्मिक अनुष्ठान है, वो है गवरी। और गवरी अपने आप में एक साधना है और इनमें जो व्यक्ति हिस्सा लेते हैं वो साधक, एक तरह से साधक होते हैं। तो अभी हर तरफ गवरी की धूम मची हुई है। गांव में क्या पामड़ा वे ये 100 महीने रात्रे बाणे खेलवा कूदवा नाचवा हारू गोरिया माता हमारे गांव में बता रहे हैं। तो ये 100 ही महीने हम घर से बाहर ही रहते हैं और ये 9 ही खेला बिना नहाए धोए बिना जूते चप्पल 100 महीना बाहर ही रहते हैं। जिसमें हरी सब्जी वगैरह कुछ नहीं खाते और घर से बाहर ही रहते हैं। इस तरह टेबल कुर्सी उसके ऊपर नहीं बैठते हैं। गवरी सोनेरे गांव की यहाँ भारतीय लोक कला मंडल में नाच रही है, जो सरकार के अधीन संस्था है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान। ये मेवाड़ की इस सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन के लिए आयोजन करवाया जा रहा है। ये लोक नृत्य नाट्य खुली हवा में किया जाता है
उत्सव के अंतिम समय में मिट्टी के हाथी की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति स्थानीय कुम्हार करते हैं। मिट्टी के हाथी पर माता पार्वती विराजमान होती है। उन्हें पानी में विसर्जित करके विदाई दी जाती है। राजस्थान सरकार की ओर से भी इसका मंचन लोक कला मंडल में किया जा रहा है। विभाग द्वारा भी गौरी को प्रोत्साहन देने के लिए आदिवासी कलाकार बुलाए जाते हैं। महोत्सव की जब शुरुआत होती है तब से भील और गमेती समाज के आदिवासी लोग इस दिन से चाकू से कटा हुआ कोई भी भोजन नहीं करते हैं, बिना जूते चप्पल रहते हैं, घर पर नहीं जाते हैं। जब तक गौरी चलती है तब तक मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। हरी सब्जी भी नहीं खाई जाती है। यह उत्सव पूरे मेवाड़ में धूमधाम से मनाया जाता है और पूरी धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाता है। उदयपुर शहर के आसपास अलग अलग स्थानों पर गौरी का दल 40 दिनों तक अपनी प्रस्तुति देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। तो ये था इस हफ्ते का हमारा विशेष कार्यक्रम। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही कुछ प्रेरणादायक खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।